हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल CKP क्लासेस विद प्रतिमा तिवारी। फ्रेंड्स, हम अपने होम साइंस की स्टडी को अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हम क्या पढ़े थे? अर्थ मैनेजमेंट का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं उनकी भ्रांतियाँ, आने वाली बाधाओं, इन सब के बारे में हमने डिटेल चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था उनके चरण। चरण कितने हैं? 4। चरण कितने हैं? 3 भी कहें और 4 भी हैं। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे 4 चरण। कौन कौन? आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था कि आयोजन क्या है, संगठन क्या है, नियंत्रण क्या है, मूल्यांकन क्या है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें योजना बनाना पड़ता है, फिर संगठन, फिर उसको उसके मतलब क्रियान्वयन का नियंत्रण करना पड़ता है। देन फिर हमको यहाँ से और यहाँ तक का पूरा मूल्यांकन करना है। जो हम लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं उसका मूल्यांकन करना है हमको। ओके, अब हम पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा गृह प्रबंधन के कितने उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? कितने हैं? 3। उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? 3। सेंटर में आता है सबसे पहले मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ठीक है? वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड। ये तीनों हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम किसी भी कार्य को करने की योजना बनाते हैं, मतलब वो कार्य हम अच्छे तरीके से कर पाए, अपना पूरा लक्ष्य अचीव कर पाए, इसलिए हमको ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये तीनों प्रेरणा देते हैं। इसलिए ये उत्प्रेरक तत्व कहलाते हैं। ठीक है? हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी वैल्यू के बारे में। ठीक है? वैल्यू क्या है? मूल्य के बारे में हम दैनिक बोलचाल में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए, हम किसी सामान के लिए कहें तो, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका प्राइस है 10 रुपया, मूल्य है 10 रुपया, तो हम उसको 10 रुपये देकर ही तो हम वो सामान खरीदेंगे। तो उस सामान का वो मूल्य हुआ। ये तो हमारा दैनिक जीवन में हो गया। लेकिन जो हम अपने व्यवहार, पारिवारिक जीवन में जो हम करते हैं, जिसका मूल्य का वर्णन होता है, जैसे जो चरण, जो ये स्टेप्स होते हैं, ये तत्व होते हैं, इसमें ये जो मूल्य है, इसमें ये भिन्नता होती है। ये मूल्य पूर्णतया अनिश्चित और अमूर्त होते हैं। जैसे अमूर्त और अनिश्चित रूप में ये विद्यमान होते हैं, ये दोनों ये मूल्य। ठीक है? मूल्य की समानता शरीर के रीढ़ की हड्डी की गई है। जो शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी तुलना मूल्य से की गई है। मतलब मूल्य की तुलना उससे की गई है कि अगर हमारे पारिवारिक जीवन में ये मूल्य न रहे तो पारिवारिक जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमें कोई दिशा प्रदान नहीं कर पाएगा, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, इसमें ये मूल्य दिशा प्रदान करता है। हमने मूल्य के बारे में ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि मूल्यों द्वारा ही हमारे मनोवृत्तियों का एवं विचारों का निर्माण होता है। ठीक है? फिर हमने ये भी पढ़ा कि मूल्य की कितनी परिभाषाएं होती हैं और किसने मूल्य की परिभाषाएं क्या क्या दी है। मूल्य, निकी डार्सी साहब ने कहा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला एक कारक होता है। यह विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण, विभिन्न विकल्पों के, जैसे 4 विकल्प हो गए, इन विकल्पों के मध्य जो सही है उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने को संभव बनाता है। मतलब ये सिखाता है कि कौन सा चीज सत्य है, कौन सा असत्य है,
कौन सही है कौन गलत है, क्या मतलब उचित है क्या अनुचित है, इन सब बातों के बारे में ये हमें मूल्य सिखाता है। तो निखिल डार्सी साहब के कहने का मतलब ये था कि आप विभिन्न विकल्पों के मध्य, जितने भी विकल्प हमारे सामने आते हैं उनके मध्य हमें उचित विकल्प का चयन करने के बारे में ये मूल्य हमें सिखाता है। देन फ्रांसिस एम मार्ग्रवी साहब ने कहा है, फ्रांसिस एम मार्ग्रवी के अनुसार मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य किसी कार्य के दौरान, मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य किसी कार्य के दौरान विभिन्न विकल्पों की चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। सॉरी, हम लिख दे रहे हैं। एम मार्ग्रवी साहब ने बोला है कि मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य किसी कार्य के दौरान विभिन्न विकल्पों के चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। वही निखिल डार्सी साहब का कहना है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। यह विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन को संभव बनाता है। दोनों बात एक ही है, दोनों के कहने का तात्पर्य एक ही है कि मूल्य वह तत्व है, मूल्य वह है जो हम विकल्पों का चुनाव कर रहे हैं उसमें यह सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है। इन सब बातों का ज्ञान मूल्य के अंतर्गत आता है। मूल्य हमें ये सब, मूल्य के एक लाइन में है तो दिशा प्रदान करता है, इतना कहा गया तो दिशा प्रदान करता है, सही दिशा की तरफ हमको अग्रसर करता है। मूल्य का ये तात्पर्य हुआ। देख हम पढ़े थे मूल्य के प्रकार। मूल्य के कितने प्रकार होते हैं? मूल्य के हम प्रकार के बारे में पढ़े थे। मूल्य को कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से उसको क्लासिफाइड किया है। जैसे मान लीजिए प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक और साधनात्मक, आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक, दो भागों में इसको प्रभुत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक एवं साधनात्मक एवं दूसरा है आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक। वहीं पारकट साहब ने मूल्य को प्रेम बताया है, आराम बताया है, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, इन सब को मूल्य के बारे में मूल्य बताया है, इन सब चीज़ों को। फिर एक बार और पारकर साहब ने मूल्य को क्लासिफाइड किया, जिसको दो वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि एक है क्रियात्मक और दूसरा है कलात्मक। ठीक है, इन्होंने फिर एक बार और क्लासिफिकेशन किया मूल्य का, तो इन्होंने इसको दो तरह से बताया। फिर लिंडसे साहब ने बताया मूल्य को, लिंडसे साहब ने भी क्लासिफाइड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मूल्य सामाजिक है, आर्थिक है, सैद्धांतिक है, सौंदर्यात्मक है, राजनीतिक है और धार्मिक है। इन्होंने 6 मूल्य के बारे में बताया। अनुसार मूल्य का वर्गीकरण। ठीक है, इन्होंने बताया कि मूल्य सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, सैद्धांतिक भी है। सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सौंदर्यात्मक भी है, राजनैतिक भी है, सौंदर्यात्मक भी है, राजनैतिक भी है और धार्मिक भी है। राजनैतिक भी है और धार्मिक भी है।
6 भागों में क्लासिफाइड किया है। देन पीसी नायडू साहब ने बोला है कि मूल्य आर्थिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, सामाजिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं। इन्होंने क्या लिखा? पीएस नायडू साहब ने, पीएस नायडू ने क्या क्या कहा है? मूल्य क्या है? धार्मिक है, शारीरिक है, मानसिक है, धार्मिक है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। और दार्शनिक भी है, आध्यात्मिक भी है। ठीक है, पीएस नायडू साहब ने इतने मूल्य के क्लासिफिकेशन किए थे। देन हम फिर पढ़े थे मूल्य के विशेषताएं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों होते हैं, मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास की करने की योग्यता होती है, मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। मूल्य निर्देशात्मक होता है, हमें दिशा प्रदान करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे। मूल्य व्यक्तिगत होता है, मूल्य संस्कृति के परिचारक होते हैं, मूल्य व्यक्तिगत निर्माण में सहायक भी होते हैं, मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं, मूल्य को नापा व अध्ययन किया जा सकता है। इन सब बातों को हम डिटेल में पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम आते हैं लक्ष्य पे। लक्ष्य क्या है? आज हम हैं लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि लक्ष्य क्या है तो क्या कहा जाएगा? उसकी परिभाषा सरल शब्दों में क्या कही जाएगी? किसी व्यक्ति की वह इच्छा, किसी व्यक्ति की वह इच्छा जो अभिवृत्ति, विचारधारा और वातावरण द्वारा बनता है। ठीक है, या यूं कहें कि वह बिंदु, लक्ष्य वह बिंदु होता है, लक्ष्य वह बिंदु होता है जहां पहुंचने के लिए व्यक्ति और उसके परिवार के लोग निरंतर प्रयत्नशील कार्य करते रहते हैं। लक्ष्य वह बिंदु है जिसको पाने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, वो निरंतर कार्य करता रहता है। लक्ष्य सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें हमेशा सततता का गुण होता है, मतलब परिवर्तन होने की का गुण होता है इसमें। सॉरी, ये समय और वातावरण और अभिवृत्ति और विचारों को देखकर वो अपना परिवर्तन उसमें होता रहता है। पारिवारिक जीवन में सुख, सुविधा, आराम, संतोष तथा सफलता पाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाने का। हमको मान लीजिए हमारा लक्ष्य है प्रोफेसर बनने का। ठीक है, प्रोफेसर बनने का हम उसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए भगवान न करे कभी जीवन में कि किसी को अपनी सफलता न मिले, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई अपना जो प्रोफेसर, अगर जो कोई प्रोफेसर चाहे डॉक्टर चाहे कुछ भी बनना चाहता हो, अगर नहीं बन पाया, अगर नहीं मिल पाया उसको उसका लक्ष्य, तो उसे कहीं अपने जीवन में सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, संतोष मिलेगा? नहीं ना ही उसे सुख प्राप्त होगा कि वो अपने जो अपना उसने लक्ष्य बनाया है वो उसे प्राप्त नहीं हुआ है।
तो अपने जीवन में सुख, आनंद और संतोष पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग को पढ़ना है लक्ष्य के प्रकार। लक्ष्य के कितने प्रकार, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य के प्रकार, लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य एवं साधन समाप्ति लक्ष्य। ये 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य क्या होता है? अल्पकालीन लक्ष्य क्या होता है? जो ये वैसे लक्ष्य होते हैं, ये ऐसे लक्ष्य हैं जो थोड़े समय के लिए बनाया जाता है, उसे अल्पकालीन या तत्कालीन लक्ष्य कहा जाता है। इसमें हम अपने छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हम सुबह योजना बनाए कि हमें आज ये खाना बनाना है, तुरंत खाना बना लिए, ठीक है, तुरंत उसको बना लिए। हम छोटे छोटे अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, हम यहाँ पहुँचते हैं, इसमें ये अहम भूमिका निभाता है। दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में अल्पकालीन लक्ष्य अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति करने के बाद ही तो हम दीर्घकालीन मतलब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हमें अगर मान लीजिए कि अगर हमें प्रोफेसर, अभी हमने आपको बताया कि जब डॉक्टर कोई बनता है, चाहे इंजीनियर बनता है, चाहे प्रोफेसर बनता है, किसी भी पद पर कार्यरत होना चाहता है, उसके लिए वो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, कई बार टेस्ट देता है, एंट्रेंस एग्जाम देता है, मतलब तमाम तरह के वो प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब छोटे लक्ष्य हैं जो हमें दीर्घकालीन लक्ष्य को अचीव करने में, जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। ये जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? ये वे गोल होते हैं, ये वे लक्ष्य होते हैं जो लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं, ठीक, निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तमाम समय लगता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जीवन पर्यंत वो क्रिया चलती रहती है। दीर्घकालीन लक्ष्य में आता है, जैसे मान लीजिए मकान बनवाना, उसके बाद विवाह इत्यादि बहुत सारे काम होते हैं जो हम बड़ी अपनी लग्जरी जो हमारी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए भी हमको काफ़ी समय लगता है, जो दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ये अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, ये अधिक अस्थायी होते हैं, इन्हें प्राप्त करने में अधिक समय भी तो लगता है। अब आते हैं हम साधन समाप्ति लक्ष्य पे। साधन समाप्ति लक्ष्य क्या है? वास्तविकता में यह कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है, वास्तविकता में यह कोई लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि तत्काल लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्काल लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधक के तौर पे कार्य करता है। इसे मध्य अंत लक्ष्य भी कहते हैं, मध्य अंत लक्ष्य भी कहते हैं, मीन एंड चेन गोल, ठीक है। ये कुछ क्रियाओं के बाद तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक से पैसा निकालने के लिए अपना ये चेक काटना, ठीक है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मार्केट से बुक लाना, नए सूट सिलवाने के लिए वस्त्र खरीद के देना,
चाहे अपने गृह सज्जा के लिए डेकोरेटिव सामग्री का इंतजाम करना, ये सब हमारे साधन समाप्ति लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब हो गए साधन समाप्ति के लक्ष्य। ये हो गए लक्ष्य के प्रकार। अब हम आते हैं लक्ष्य की विशेषताओं पर। लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं? लक्ष्य की विशेषताओं पर लक्ष्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? लक्ष्य एक सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें एक स्वाभाविक शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, दूसरा, लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है। उत्पत्ति मूल्य से, ठीक है, उत्पत्ति मूल्य से होती है। नेक्स्ट क्या है? लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। लक्ष्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक होते हैं। ठीक है, एवं लक्ष्य प्रकृति गतिशील होती है। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है।